ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी डायरीज में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फैसल अली कमीशन को और कैसे कैसे हमारी स्टेट्स की फॉर्मेशन की जाती है। हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1955 में और कैसे हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। तो अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स जो इंक्लूड हैं वो हैं 22 पार्ट्स। और वैसे ही अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और पार्ट नंबर सेकंड में आती है सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप में जो आर्टिकल्स इंक्लूड हैं वो है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, तो आज हम यही आर्टिकल्स को देखेंगे कि सिटीजनशिप किन टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए दी गई। ठीक है, तो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप होती क्या है बेसिकली। तो देखो, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में कुछ जो लॉज बनाए गए वो बनाए गए पर्सन्स के लिए, यानी कि उसमें हम इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब इंक्लूड हैं। उस टाइम पे जो लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि चाहे कोई अमेरिका से आया है, कनाडा से आया है, किसी भी अदर कंट्री से आया है, वो सब इंक्लूड हो जाएंगे पर्स। कुछ जो लॉज हैं वो हैं सिटीजन्स के लिए, जो इंडिया में जो प्रेजेंट हैं सिटीजन्स, यानी कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट, कुछ हैं उनके लिए और कुछ हैं माइनॉरिटीज के लिए। और जो लॉज माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब सिटीजन्स वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ड्यूटीज देती है, कुछ यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कुछ ड्यूटीज भी बताई गई हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं और उनको कंट्री के कुछ लॉज जो है फॉलो करना पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि अमेरिका से कोई भी पर्सन इंडिया आता है तो उसको क्या है, पूरे इंडिया में घूमने का पूरा राइट है। वो हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में घूम सकता है, जा सकता है, कुछ जब तक उसका मतलब वीजा है जो भी। तो पर उसको ये राइट नहीं है कि वो इंडिया में आके वोट करे। ठीक है, तो वो राइट किसको दिया गया, सिटीजन्स को दिया गया, जो इंडिया के परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको दिया गया। ठीक है, अब उसको ये राइट भी नहीं है कि वो इंडिया में आके जो भी आउटसाइडर आया है बाहर से, अमेरिका से आया हो या कनाडा या किसी भी अदर कंट्री से आया हो, तो उसको ये राइट नहीं है कि वो यहाँ पे वोट करे या तो वो यहाँ की पॉलिटिक्स ज्वाइन करे या कोई भी हाई जो पोजीशंस हैं उनको ले। फॉर एग्जाम्पल, ना वो प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इन सब चीज़ों के लिए उसे क्या होना ज़रूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसे ये सारे प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 की, जो बात करता है सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप के लिए 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट 26 जनवरी। मतलब 4 कैटेगरीज में डिवाइड है लोग जिनको क्या है, सिटीजन बनाया गया है इंडिया का। ठीक है, और उसमें 4 कैटेगरीज के लोग इंक्लूड हैं सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए एट द कमेंसमेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, और कमेंस किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम पे कौन कौन जो है हमारे सिटीजन्स होंगे इंडिया के, वो बताया गया आर्टिकल नंबर 5 में। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। तो आर्टिकल नंबर 5 में बोला गया कि किन टर्म एंड कंडीशंस के बेसिस पे जो है वो सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये यानी कि ये फर्स्ट कैटेगरी है कि जिस बेसिस पे आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, तो पर ये इस आर्टिकल में उन लोगों की सिटीजनशिप की बात की है जो 26 जनवरी 1950 के टाइम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, उन लोगों की सिटीजनशिप की बात हुई है आर्टिकल 5 में। तो
सिटीजनशिप उस इंसान को दी जाएगी, अ पर्सन हु इज डोमिसाइल, मतलब उसका परमानेंट होम होना चाहिए इंडिया में, मतलब वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, यानी कि इंडिया में उसका परमानेंट घर होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो फुलफिल एनी वन कंडीशन, और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब इन तीन कंडीशंस को हम देख लेते हैं कि इन तीनों में से कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो सकती हैं उस टाइम पे। तो ही वॉज बोर्न इन इंडिया, यानी कि उस टाइम पे जो हमारा, ऑब्वियसली 1950 के टाइम पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, यानी कि इंडिया में पैदा हुए अगर होंगे वो, तो वो क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे अगर वो इंडिया में पैदा हुए थे तो वो क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। और अगर वो इंडिया में पैदा नहीं हुए थे तो फिर आगे की कंडीशंस को हम देख लेते हैं। ईदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बोर्न इन इंडिया, अगर हमारा कोई ग्रैंड पेरेंट उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 के टाइम पे कोई पर्सन है वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, बट उसका कोई पेरेंट या आइदर मदर और फादर, ठीक है, उन दोनों में से कोई एक भी अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा इंडिया का, ठीक है। अब अगर उसका कोई पेरेंट भी इंडिया में पैदा नहीं हुआ होगा, ठीक है, या तो वो कोई आउटसाइडर होगा, कोई बाहर की कंट्री से आया होगा, तो वो किस बेसिस पे रेजिडेंट इंडिया का परमानेंट सिटीजन बन सकता है। तो देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years immediately before the commencement of constitution became citizen of India, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले तक। अब इसका एग्जाम्पल है एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी, यानी कि कोई फॉरेनर है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 साल पहले तक अगर वो 5 साल से इंडिया में रह रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। यानी कि 1945 से अगर कोई 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में रह रहा है तो वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। तो आर्टिकल नंबर 6 भी सिटीजनशिप की ही बात करता है, लेकिन पिछले आर्टिकल में थी फर्स्ट कैटेगरी सिटीजनशिप की, अब इस आर्टिकल में जो है इंक्लूड वो है सेकंड कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप। तो इस कैटेगरी में क्या बोला गया कि a person who migrated to India from Pakistan became the citizen of India if he or either of his parent or any of his grandparent was born in undivided India। इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो पर्सन जो उस टाइम पे प्रेजेंट था, जो माइग्रेट हुआ था इंडिया में, कहाँ से, पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में आया, वो सिटीजन बन सकता है इंडिया का। उसका या तो कोई भी एक पेरेंट, वो पाकिस्तान से इंडिया आया ना, उसका ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रांड पेरेंट, उसका या तो कोई पेरेंट या उसका कोई ग्रांड पेरेंट, वो क्या होना चाहिए, पैदा होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है। अब उसका अगर कोई एक भी पेरेंट या एक भी ग्रांड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में उस टाइम के जो इंडिया में पैदा हुआ होगा तो उसको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसको इंडिया का सिटीजन बना दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी और इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगी, ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ दीज टू कंडीशंस, ठीक है। अब इन टू कंडीशंस को देख लेते हैं कि इन टू कंडीशंस में से एक कंडीशन को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा सिटीजन बनने के लिए, ठीक।
if he migrated to India before July 1948, ठीक है, अगर वो इंडिया में माइग्रेट किया है, कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में आया जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले पाकिस्तान से जो भी आया होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएगा इंडिया का, अगर इसकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, इफ ही माइग्रेटेड आफ्टर, अगर वो माइग्रेट हो रहा है आफ्टर 19 जुलाई 1948 में, यानी कि जुलाई 1948 के बाद में जो माइग्रेट कर रहा है, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ, जो 1948 से पहले माइग्रेट किया उसको कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। बट जो माइग्रेट हुआ है 19 जुलाई 1948 के बाद, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, उसको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी और फिर उसको रजिस्ट्रेशन के बाद रेजिडेंट बनाया जाएगा, सिटीजन बनाया जाएगा इंडिया का, बट आफ्टर 6 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन को 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो बनेगा सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किया था आर्टिकल नंबर 6 और मैंने उसमें आपको बताया था कि माइग्रेशन, जो माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से इंडिया में लोग, वो किन किन कंडीशंस के बेसिस पे सिटीजन बन सकते हैं। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो माइग्रेट किए हैं तो वो ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। ठीक है, लेकिन अगर वो इसके आफ्टर 1948 के बाद अगर वो माइग्रेट किए हैं, ठीक है, तो वो सिटीजन कैसे बनेंगे, बाय रजिस्ट्रेशन, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। ठीक है, फिर 6 मंथ के बाद वो क्या बन जाएंगे, सिटीजन्स बन जाएंगे इंडिया के। ठीक है, बट ये जो डेट थी 19 जुलाई 1948, इस टाइम पे एक परमिट साइन हुआ था, परमिट साइन हुआ था 19 जुलाई को 1948 को, और इस परमिट में क्या था कि जो भी पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको वहाँ से आने से पहले वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, और इंडिया में जब वो आएगा वहाँ पे भी उनको उसको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। वैसे ही जब वो इंडिया से कोई पाकिस्तान जाएगा, माइग्रेट करेगा, तो उसको पहले अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी माइग्रेट किए थे वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के माइग्रेट किए थे। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 7 जो बात करता है वो उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए। ठीक है, वो और पाकिस्तान से इंडिया नहीं आया बल्कि इंडिया से पहले वो पाकिस्तान गए, फिर बाद में पाकिस्तान से फिर इंडिया आए, उन लोगों की बात करता है आर्टिकल नंबर 7। यानी कि अब देखो, जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, लेकिन मार्च 1 1947 के टाइम पे, उससे पहले काफ़ी लोगों को ये आइडिया हो चुका था कि हमारे मतलब कंट्री का डिवीजन होने वाला है पाकिस्तान। लेकिन क्या होता है कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं पाकिस्तान में उनके साथ हो सकता है उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा हो, उनको बाद में ये रियलाइज हुआ हो कि वो इंडिया फिर से वापस चले जाएं, इंडिया में फिर से रिसेटल हो जाए। ठीक है, तो उन लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिर से एक आर्टिकल दिया गया कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान मूव कर गए थे इंडिपेंडेंस से पहले, वो फिर से इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, अब टर्म एंड कंडीशन हम देख लेते हैं। A person who migrated to Pakistan from India after 1 March
बट लेटर ही रिटर्न टू इंडिया, कुड बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1 मार्च 1947 से पहले जो इंडिया से चले गए थे पाकिस्तान और बाद में वो फिर से रिसेटल होने के लिए इंडिया में वापस आ गए, वो इंडियन सिटीजन बन सकते। जो एक बार इंडिया से जा चुके थे वो फिर से वापस आ सकते हैं और सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के। बट इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जब वो इंडिया में आएंगे तो उन्हें 6 मंथ के लिए रहना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, उनको एज ए सिटीजन बन के, रेजिडेंट बन के रहना पड़ेगा 6 मंथ। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक उनको इंडिया में रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ तक। अगर वो रह जाते हैं 6 मंथ तक इंडिया में तो वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। तो आर्टिकल 6 और 7 में बताया गया था माइग्रेशन, पाकिस्तान से जो इंडिया आए, इंडिया से जो पाकिस्तान गए, उन लोगों को किस बेसिस पे फिर से वो दी जा सकती है सिटीजनशिप। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8 में, और इस आर्टिकल में उन लोगों की सिटीजनशिप की बात की गई है जो लोग या तो कहीं बाहर किसी और कंट्री में रह रहे थे पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो आर्टिकल 6 और 7 थे। ठीक है, तो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रह रहे थे, जैसे कुछ ब्रिटेन में लोग उस टाइम पे रह रहे थे, कुछ कनाडा में रह रहे थे। और वो लोग क्या थे, कुछ लोग ऐसे भी वहाँ रह रहे थे जो थे तो इंडियन, पर वहाँ पे रहकर भी इंडियन फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। वहाँ पे ब्रिटेन में एक शायद इंडिया हाउस भी बनाया गया था, जिस तो वैसे ही कनाडा, इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी रह रहे थे उस टाइम पे, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, तो उन लोगों के, वो लोग थे तो इंडियन, बट वो मूव ऑन कर गए थे कुछ टाइम के बाद बाहर की कंट्रीज में। ठीक है, तो जैसे कि एक पर्सन है, वो ब्रिटेन मूव ऑन कर गया। ठीक है, अब वो था तो इंडियन, ठीक है, पर वो ब्रिटेन चला गया, वहां पे उसकी शादी भी हो गई, उसके एक बच्चा भी हो गया। ठीक है, तो उसके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, बट किस बेसिस पे मिलेगी? या तो उसका कोई पेरेंट पैदा होना चाहिए इंडिया में, एनी ऑफ हिज पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन इंडिया, मतलब या तो उसका कोई पेरेंट जो है वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसका कोई ग्रैंड पेरेंट जो है वो क्या हो, इंडिया में पैदा हुआ हो, आइदर ऑफ हिज पेरेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 9 को। तो देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया जाता है, और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप को ही एक्सेप्ट करती है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो आप अगर मान लो इंडिया से कहीं बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, या ब्रिटेन चले गए, अमेरिका चले गए, और वहाँ पे आप उस कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, उस कंट्री के यानी कि सिटीजन बन जाते हो और उनकी सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाओगे। ठीक है, जो आपकी सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। और अब ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि कोई ऑस्ट्रेलिया का जो सिटीजन है वो कहीं किसी और कंट्री, आयरलैंड में चला गया मान लो, और वो आयरलैंड की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑस्ट्रेलिया ड्यूअल सिटीजनशिप को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का भी सिटीजन है और आयरलैंड का भी सिटीजन है। बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। ठीक, तो अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 को। तो आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया if he had voluntarily acquired the citizen of any foreign country। अब इंडिया में वो पर्सन सिटीजन नहीं रहेगा जो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 10, और आर्टिकल नंबर 10 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है।
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 10 की, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि अब मैं आपको एक एग्जांपल पहले देती हूँ, फिर मैं आर्टिकल 10 आपको क्लियर करूँगी। अब आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि जो सत्ता में है पार्टी, वो कौन सी है? बीजेपी। तो सत्ता में है बीजेपी और अपोजिशन में है कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी सत्ता में ना आए, ठीक है, और बीजेपी चाहती है कांग्रेस सत्ता में ना आए। ठीक है, तो अब आजकल बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी ये कर सकती है कि वो कांग्रेस में किसी भी मेंबर को, कांग्रेस के यानी कि राहुल गांधी जी को आप रख लो, राहुल गांधी जी को वो क्या करें, उनकी सिटीजनशिप को खारिज कर दे, उनको ये बोल दे कि आप सिटीजन नहीं हो इंडिया के, और उनकी सिटीजनशिप को छीन ले। ठीक है, या तो कांग्रेस कभी सत्ता में आए तो वो बोले कि हम नरेंद्र मोदी जी को सिटीजन नहीं मानते इंडिया का, उनकी सिटीजनशिप को छीन लेते हैं। तो ये क्या हो सकता है? नहीं। तो आर्टिकल 10 यही बोलता है कि आप किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप को नहीं छीन सकते, बट तब तक जब तक वो कोई पार्लियामेंट के अगेंस्ट यानी कि लॉज के अगेंस्ट कोई काम ना करे। अगर वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि इंडिया चाइना में वॉर हो रही है और वो किसकी फेवर कर रहा है पर्सन? वो चाइना की फेवर किए जा रहा है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान में कोई वॉर चली है और वो फेवर कर रहा है पाकिस्तान वालों की। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की नागरिकता को छीना जा सकता है, यानी कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है, तब वो उसकी सिटीजनशिप को छीन सकते हैं। अगर वो अपनी कंट्री के हित में बात कर रहा है तो वो उसकी कंट्री की अपनी कंट्री की सिटीजनशिप को नहीं छीन सकते। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 11 की। तो आर्टिकल नंबर 11 जो है वो बात करता है पार्लियामेंट की पावर के बारे में। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी प्रोविजन with respect to acquisition and termination of citizenship and matters related to it। यानी कि आर्टिकल नंबर 11 पार्लियामेंट को एक पावर देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन बनाने की। तो यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्लियामेंट के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज को हैंडल करती है, तो वो करती है मिनिस्ट्री, कौन सी? होम मिनिस्ट्री का जो लॉ है वो अंडर आता है होम मिनिस्ट्री के। आज का जो हमारा टॉपिक था सिटीजनशिप, वो यही कंप्लीट होता है। तो सिटीजनशिप में हमने किया आर्टिकल नंबर 5 to 11 और आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।